प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं उसी सीरीज को लेकर के, लोकतंत्र की विषय वस्तु। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र क्या है, फिर उसके स्वरूप पर मैंने चर्चा की कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर मेरी बात हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अभी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर बात करने जा रहे हैं, अवधारणात्मक स्तर पर। ये बातचीत अवधारणात्मक स्तर की है, इसमें बहुत व्यापक विस्तार से विवेचन और विश्लेषण वो संदर्भ के साथ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अवधारणात्मक स्तर पर आपकी क्लैरिटी को सुनिश्चित करने के लिए है। तो जानिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र लोकतंत्र की जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, जो व्याख्या है, आमतौर पर प्रचलन में है, और वो है अब्राहम लिंकन की, यानी जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति मूलतः किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अब जनता अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किस तरह से करती है? यदि जनता अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है तो इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, और यदि जनता अपनी इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कर सके तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। ध्यान से समझने की बात है, जब जनता अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग केवल, ध्यान से समझना, केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कर सके, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कर सके तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इसे प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं। ध्यान से समझने की बात यह है कि जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जनता सीधे करती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। यह वाली स्थिति कब हो सकती है? यह वाली स्थिति तब होती है जब जनता, यानी उस राज्य में जनसंख्या बहुत कम होती है। जैसे कि आप प्राचीन काल में आप देखेंगे यूनान, एथेंस वगैरह में, कि वहां पर 5,000 से लेकर के 10,000 तक की जनसंख्या हुआ करती थी, जिन्हें पोलिस बोलते थे। अब उस पोलिस में हम देखते हैं कि वहां पर भी एक और खास बात थी कि महिलाओं को नागरिक नहीं माना गया था, यानी महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे।
उसमें जो बाहर के लोग थे उनको भी अधिकार नहीं दिए गए थे, और जो दास हैं उनको भी अधिकार नहीं दिए गए थे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि 5 या 10,000 की जनसंख्या में भी बहुत कम संख्या में लोग थे। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष तरीके से आप कर सकते हैं, और इस प्रकार वो लोग जो है ये डिसाइड करते थे कि विधायिका में कौन शामिल होगा, कार्यपालिका में कौन शामिल होगा, न्यायपालिका में कौन शामिल होगा, राइट, किस तरह से ये कार्यकरण होगा, ये सारे फैसले वो लिया करते थे। लेकिन ध्यान से समझने की बात है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो अब आप बताइए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? जनता अपनी राजनीतिक शक्ति का सीधे सीधे प्रयोग कर पाएगी? जैसे अभी आप भारत को ही आप ले लीजिए, 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में अगर राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेना हो, तो आप बताइए इतनी बड़ी जनसंख्या को, राइट, यानी इतने बल्क में जो मतदाताएं हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करके राष्ट्रीय स्तर का कोई फैसला लेना हो, तो क्या यह फैसला हो पाएगा? अरे एक छोटा सा कोई कस्बा ले लीजिए, छोटा सा कोई नगर ले लीजिए, आप वहां पर भी यह स्थिति है। अगर उसको एकत्रित कर भी लेंगे आप, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई फैसला हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा वहां। तो ऐसी स्थिति में एक व्यावहारिक मॉडल डेवलप करने की जरूरत थी, और वो व्यावहारिक मॉडल क्या डेवलप हुआ है? आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। अब आप देखेंगे कि आज के दौर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर थोड़ा बहुत कहीं अंश दिखाई देता है दुनिया में, तो वो स्विट्जरलैंड में है, बाकी और कहीं नहीं है। आज दुनिया भर में लोकतंत्र अगर है, तो लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप है हमारे सामने? अप्रत्यक्ष। भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसे हम प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी बोलते हैं। यानी कि राजनीतिक जो प्रभुसत्ता है जनता के पास, जनता अपनी इस राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रयोग केवल और केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कर सकती है। जब केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। अब आइए इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मामले में, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें, तो विश्व स्तर पर इसके हमारे पास 2 मॉडल हैं। प्रमुख रूप से 2 मॉडल प्राप्त हैं। एक है हमारे पास संसदीय सरकार, संसदीय सरकार का मॉडल है, और एक हमारे पास अध्यक्षीय सरकार का मॉडल है। अध्यक्षीय सरकार का मॉडल है, यानी प्रतिनिधिक लोकतंत्र में हमारे पास 2 मॉडल हैं। अब ये अध्यक्षीय सरकार यानी संसदीय सरकार होगी या अध्यक्षीय सरकार होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच का रिलेशन क्या है। यानी सरकार की कार्यपालिक शाखा और विधायिका शाखा, विधायिका शाखा, इन दोनों के बीच के रिलेशन क्या हैं? बीच के संबंध पर यह तय होता है कि वो संसदीय सरकार होगी या वो आपके अध्यक्षीय सरकार होगी, राइट। अब ध्यान से समझने की बात है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक हो गई आपकी कार्यपालिका, दूसरे विधायिका और तीसरे न्यायपालिका। तो ध्यान दीजिएगा, विधायिका का गठन तो जनता द्वारा ही होता है, जनता द्वारा निर्वाचन के माध्यम से। और जब इस कार्यपालिका का गठन, ध्यान से समझना, इस कार्यपालिका का गठन विधायिका से हो
और ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह हो। यानी जनता ने किनको चुन करके भेजा? विधायिका के सदस्यों को। अब विधायिका के सदस्य ये तय करेंगे कि कार्यपालिका में कौन बैठेगा, और ये इसके प्रति क्या रहेगी? जवाबदेह रहेगी। और पूरा प्रशासन तंत्र है वो आपके किसके अधीन रहेगा? कार्यपालिका के अधीन रहेगा। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम कहेंगे संसदीय सरकार। क्या कहेंगे? संसदीय सरकार। राइट। अब यहां ये बात उल्लेखनीय है कि कार्यपालिका और विधायिका के जो बीच का संबंध है वो किस आधार पर है? विलय के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? विलय के सिद्धांत पर। यानी आप देख रहे हैं कि विधायिका का ही अंग है कार्यपालिका, और यह विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो इस वाले मॉडल को हम क्या कहेंगे? संसदीय सरकार कहेंगे। और यह अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है उसका एक स्वरूप है। और यह मॉडल कहां है? यह मॉडल आपके यहां पर भी है, भारत में है। यह मॉडल आपके ब्रिटेन में देखने के लिए मिलेगा और अन्य देशों में भी यह मॉडल देखने के लिए मिलेगा। अब आइए जरा दूसरे मॉडल पर। अब अध्यक्षीय मॉडल की अगर हम बात करें, अध्यक्षीय मॉडल की, तो अध्यक्षीय मॉडल में क्या है? थोड़ी देर के लिए न्यायपालिका को आप साइड कर दीजिए कि आपकी जो ये सरकार है, तो इस सरकार में ये तो आपकी न्यायपालिका हो गई, ये आपकी विधायिका, और इधर आप कार्यपालिका। तो ध्यान दीजिएगा, इस कार्यपालिक अध्यक्ष का, जो कि कौन है? आपका राष्ट्रपति, इसका चुनाव भी जनता द्वारा होना, और विधायिका का चुनाव भी जनता द्वारा होना। तो यह क्या हो गया आपका? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। किसका? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यानी कि जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच का जो संबंध है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित हो। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका का गठन है वो जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से होगा, विधायिका का गठन है वो आपके जनता द्वारा निर्वाचन के माध्यम से होगा, तथा कार्यपालिका का जो गठन है, राइट नाउ, यानी इसके अध्यक्ष का जो चुनाव है वो भी जनता द्वारा होगा, और यह अध्यक्ष अपनी पसंद से अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। इसके सदस्य नहीं हो सकते, और इसके सदस्य नहीं हो सकते। यानी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते, और विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। यह जो मॉडल है इसको हम कहेंगे अध्यक्षीय मॉडल। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो मॉडल हुए। जैसा कि मैंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में यह बताया था कि आपके पास 4 मॉडल हैं, उसके 4 प्रारूप हैं। एक जनमत संग्रह का था, दूसरे आपके जनमत का, तीसरे वापस बुलाने का, और चौथा आपके आरंभिक यानी इनिशिएटिव का। और उस मॉडलों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मामले में भी या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के मामले में भी हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक संसदीय सरकार का मॉडल है और एक अध्यक्षीय सरकार का मॉडल है। जहां तक इनकी चारित्रिक विशेषताओं का प्रश्न है, इनके गुण दोषों का प्रश्न है, तो इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। आज का यह वीडियो केवल आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझाने से संबंधित था, अवधारणात्मक स्तर पर। तो आशा करता हूं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा आपको समझ में आई होगी, और इसी पर हम लोग आगे का वीडियो पुनः लेकर के आएंगे इसी सीरीज में। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो अवधारणात्मक बातचीत जो की है उसके माध्यम से अवधारणा की आपको क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।